हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। चलो सर, रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। एक सेकेंड, कहाँ गया ये कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन। सर ये देखने में तो थोड़ा अकाउंट्स लग रहा है। अकाउंट नहीं है, अकाउंट्स टाइप प्रोसीजर्स चलेंगे यहाँ पे, बट ये अकाउंट्स नहीं है। आप एमलगमेशन देखोगे सर, इसके अंदर आपको रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा, रिस्ट्रक्शन मिलेगा, जो आपको आईपीसीसी डेज में पढ़ाया गया था। रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा, आईपीसीसी डेज में पढ़ाया गया था। तो वो सब करना नहीं यहाँ पे, उसके क्या लीगल प्रोसीडिंग्स है वो सब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सर इस चैप्टर के आने के चांसेस बहुत लेस लग रहे हैं मेरे को। आएंगे भी तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें हाईली इंपॉर्टेंट है आपका प्रिवेंशन, ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आईसीआई ने मॉक टेस्ट में उसका जलवा बिखेर के दिया, 10 नंबर तक का दिया है। तो आईसीआई पिछले अटेम्प्ट में नहीं पूछा था, और उसमें अच्छे भर भर के अमेंडमेंट, लाइक क्लास एक्शन हो गया, ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल हो गया, तो उसमें अच्छे सेक्शंस, अच्छे क्वेश्चंस बनने का हाईली चांस है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज एन एग्रीमेंट। सुनो सर, सबसे पहले सुनो, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और इन दो लोग के लड़ रहे, इनके लड़ाई को, मैटर को शांत करने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे कौन से दो लोग लड़ते हैं? यहाँ पे दो लोग लड़ते हैं, या तो कंपनी और क्रेडिटर्स, या तो कंपनी और मेंबर्स ठीक है। क्रेडिटर्स मेंबर्स नहीं लड़ते, कंपनी के साथ या तो क्रेडिटर्स लड़ रहा है या कंपनी के साथ मेंबर लड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच जो होगा ना, या तो ये और ये बीच में होगा, या तो ये और ये बीच में होगा, कंप्रोमाइज होगा, ठीक है। तो इज एन एग्रीमेंट बट कंपनी एंड बिटवीन होगा, बिटवीन कंपनी एंड क्रेडिटर्स और कंपनी एंड मेंबर्स, कंपनी एंड क्रेडिटर्स और कंपनी एंड मेंबर्स, ठीक है। चलो, दैट में इंक्लूड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लाइक आईपीसीसी अकाउंट्स में आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बनाया होगा, जहां पे शेयर कैपिटल रिड्यूस कर देते होगे, कंपनी को चलाने की कोशिश की गई होगी, कॉर्पोरेट डेट रिकंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। ये सब देखेंगे आगे अभी सारा फोकस यहाँ रखो। ये सेक्शन 232 में आपको मिलेगा, थोड़ा जलवा मिलेगा यहाँ पे, इस पे अभी सब रखो। अभी सारा फोकस रखो कि कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में होता है। नाम सुनो, कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में हो रहा है, ठीक है। चलो, तो हमने देखा कि थोड़ा इशू कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में हो रहा है, या तो कंपनी और क्रिएटर्स के बीच में हो रहा है, या तो कंपनी और मेंबर्स के बीच में हो रहा है। इन्हीं दो के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। कोई मैटर होगा उसको कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। सर क्या है, सुनो। Creditors forgoes 10% dues. Debenture holders forgoes unpaid interest. Lenders agree to convert a percentage of debt to equity. सर ये कॉम्प्रोमाइज है। मतलब मान लो कंपनी ने क्रेडिटर्स को 500 करोड़ रुपया दिया। अब सॉरी, क्रेडिटर्स ने कंपनी को 500 करोड़ रुपया दिया। अब कंपनी उसको चुका नहीं पा रही। कंपनी बोला भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, कोरोना का टाइम है, दिन दुनिया खराब चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो क्रेडिटर बोला चलो 10% हम तुम्हें फॉरगो कर दिए। तो 500 करोड़ का 10% 50 करोड़ इक्वल टू 450 करोड़ ही कंपनी को देना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज कैसे भी हो सकता है। क्रेडिटर्स ने हमारा 10% ड्यूज फॉरगो कर दिया, डिवेंचर्स होल्डर्स ने बोला कि ठीक है तुम प्रिंसिपल पे कर दो, इंटरेस्ट हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तो ये सारे क्या हुए, क्रेडिटर्स की लिस्ट में आएंगे ना। क्रेडिटर्स ने फॉरगो कर दिया, डिवेंचर होल्डर्स ने इंटरेस्ट फॉरगो कर दिया, लेंडर्स ने बोला ठीक है तुम मेरा काम करो, डेट नहीं चुका पा रहे हो, तुम हमें कंपनी हिस्सा दे दो, कंपनी की इक्विटी दे दो। तो कुछ ना कुछ एक अरेंजमेंट बन रहा है, कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है बट कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके। तो ये सब अभी देखने आएंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे, डन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस होता है। स्कीम फॉर रिस्ट्रक्चरिंग डेट आउटसाइड ऑफ प्रीवियस कोर्ट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिवाइवल। इसमें कंपनी को बस संवारा जाता है, कंपनी बिखर चुकी होती है, कंपनी को संवारा जाता है। बचपन में आईपीसीसी अकाउंट्स में यही करते थे, शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दिए, डेट आपके क्रेडिटर्स है उसको क्या इक्विटी दे दिए, कुछ ऐसे करके संवारा जाता था, ठीक है। तो उसको देखेंगे आगे। अभी सारा फोकस हमारे क्रेडिटर्स और कैसे कंपनी के बीच होना चाहिए वो देखेंगे हम। अब यहां से हमारा मेन सेक्शन चालू होता है, सेक्शन नंबर 230, दैट इज पावर टू कॉम्प्रोमाइज मेक अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। कंपनी क्रेडिटर्स या मेंबर्स के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगी, कैसे अरेंजमेंट करेगी। कॉम्प्रोमाइज क्रेडिटर्स और मेंबर के बीच में होता है। अरेंजमेंट क्या हुआ, अरेंजमेंट यही सब हो गया, या तो फॉरगो हो गया, डिवेंचर होल्डर्स ने इंटरेस्ट माफ कर दिया, लेंडर्स ने इक्विटी लेने के लिए हाँ बोल दिया। तो ये सब देखना है, ठीक है। अब सुनो, कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, लिक्विडेटर, ये क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप है ये, मेक एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बिटवीन कंपनी एंड क्रेडिटर्स और कंपनी एंड मेंबर्स टू किसको, ट्राइब्यूनल। तो सर यहां पे आपका रूलिंग ऑथोरिटी कौन होता है, ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो कंपनी को क्रेडिटर्स के साथ कुछ, मान लो एक ही एग्जांपल चलते हैं, कंपनी का
क्रेडिटर ने 500 करोड़ दिया, कंपनी बोली भैया 10% बंद कर दो यार, 50 करोड़ ले लो, दिन खराब चल रहा है, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है दोनों बीच में। अब इसके लिए एक अरेंजमेंट बनेगा, तो कोई भी फाइल कर सकता है, कंपनी खुद जाकर ट्राइब्यूनल पास जा सकती है या क्रेडिटर्स भी ट्राइब्यूनल पास जा सकती है। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन सेंड होगा ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा, जैसे नहीं होता है कोई भी नोटिस जाता है मेंबर्स को तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहता है, तो ट्राइब्यूनल पास नोटिस जा रहा है तो एक आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टाइप लगाना पड़ेगा, एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, उसमें क्या क्या जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, मैं क्वेश्चन कहां से बनेगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जहां तक मैंने ज्यादा मॉक लगाया है और एनालिसिस के आपसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा कहां से आने के ज्यादा चांसेस है। क्या क्या पहले ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन में क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, ऑल मटेरियल फैक्ट लाइक लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो आपका 2019-20 लास्ट खत्म हुआ तो 19-20 का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाना है। ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया होगा अपना बैलेंस शीट बना के। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ईटीसी ऑफ कंपनी को, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, जो हमने इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में देखा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा था भैया, कोई भी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कितना भी हो जाए तुम्हारा भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकने वाला, तो इसलिए कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा था भैया ट्राइब्यूनल बता दो, बाद में ट्राइब्यूनल को बदनाम मत करना कि भैया कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और तुमने ट्राइब्यूनल पास कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम डाला था, तो पहले इन्वेस्टिगेशन खत्म करवाना पड़ेगा। तो ये सारे 3 चीज आपको जानना चाहिए, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा ऑडिटर रिपोर्ट, तीसरा आपको इन्वेस्टिगेशन जो भी पेंडिंग होगा। और क्या जाएगा, अगर मान लो कोई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा चक्कर हो गया जहां पे आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया, स्कीम आपने कुछ ऐसा स्कीम लेके गए, आप कोई ऐसा अरेंजमेंट लेके गए जहां पे शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कलर चेंज कर लेता हूं, शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस स्कीम में भी क्या होगा, आपको ट्राइब्यूनल को बताना पड़ेगा, और ये आपको याद करना है बॉस। देखो ये मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा रट्टा मारने के लिए, बट ये एक तरह से रट्टाफिकेशन पार्ट है। स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंस्टेंट बाय मोर देन 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू। अगर आपका सीडीआर है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है, तो उसमें कम से कम 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू, इन नंबर्स नहीं बोल रहा हूं, 75%। अगर 1000 करोड़ रुपया आपके कंपनी में सिक्योर क्रेडिटर्स है तो 750 करोड़ रुपया अगर सिक्योर क्रेडिटर्स इन वैल्यू वाले को ये सब एफिडेविट या ये सब स्टेटमेंट देना पड़ेगा। क्या, क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन फॉर्म CAA1 करके फॉर्म आएगा, वहां पे क्रेडिटर्स को स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। सेफगार्ड करना पड़ेगा कि भैया 75% ने तो हाँ बोल दिया, 25% जो है उनके लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं सोचा, तो सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर या अनसिक्योर क्रेडिटर्स, आपने उनके लिए क्या क्या सोचा, 75% ने हाँ बोल दिया, 25% जो सिक्योर थे या मान लो जो अनसिक्योर थे वो भी तो क्रेडिटर्स है, उनके लिए आपने क्या सोचा, ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ऑडिटर रिपोर्ट देना पड़ेगा इस रिगार्डिंग लिक्विडिटी टेस्ट, मतलब आपके पास लिक्विडिटी टेस्ट, मतलब आपके पास अगर ऑन कैश आपके पास है कि नहीं, लिक्विडिटी जस्ट लाइक बैंक आपके पास है ही नहीं जो इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश हो जाए, ऐसा आपके पास कितने एसेट्स है आपके पास, जैसे आप नेटवर्क बनाते होगे बहुत बड़ी कंपनी का, तो आप लिक्विड एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग बनाते होगे, तो ऑडिटर से मांग लो भैया हमारी कंपनी में क्या लिक्विड एसेट्स है, आप एक रिपोर्ट बना के दे दीजिए। आरबीआई गाइडलाइंस को फुलफिल करना है, सीडीआर जब भी होगा आपको आरबीआई गाइडलाइंस मिलेगा टाइम टू टाइम, वो फुलफिल करना है, और आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट देना है, ठीक है, जो भी आपके शेयर्स है वैल्यूअर आपको क्या करेगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा। तो क्वेश्चन आ सकता है सीडीआर में क्या क्या आपके साथ अलग अलग एनेक्सर जाएंगे, सीडीआर में 75% से ज्यादा सिक्योर क्रेडिटर्स इन वैल्यू लो, ये करेंगे। CAAF1 फॉर्म में आपका क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट फाइल करेगा क्रेडिटर्स। फिर सेफगार्डिंग देखेंगे, अदर सिक्योर क्रेडिटर्स और अदर अनसिक्योर क्रेडिटर आपने क्या क्या स्टेप्स लिया है। ऑडिटर से पूछेंगे भैया हमारी कंपनी का लिक्विडिटी टेस्ट क्या है बताओ हमसे। सीडीआर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे जो आरबीआई टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है, और वैल्यूएशन रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स का। ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन गया था, याद है, ऊपर हमने देखा था। सबसे पहला देखो स्टेप्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 230 का स्टेप तो दिमाग में बस जाना चाहिए। सबसे पहले कंपनी क्रेडिटर्स क्या जाएंगे, ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन ले जाएंगे, एप्लीकेशन में क्या क्या होगा ये सारी बातें होगी। देन ट्राइब्यूनल सब कुछ सोच विचार करेगा, देन ट्राइब्यूनल क्या करेगा, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स का एक डिसीजन ऑर्डर पास करेगा। ये भी अभी मना हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे, फास्ट ट्रैक वाला देखेंगे, चक्कर है, बट अभी सुनो। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा, बोलेगा भैया पहले अपने क्रेडिटर्स और मेंबर्स की मीटिंग बैठाओ। ऐसा तो नहीं हो रहा तुम लोग कुछ क्रेडिटर्स छुप छुप के सब काम करवा रहे हो, मेंबर्स को छुप छुप के काम करा रहे हो, प्रॉपर नोटिस जाएगा क्रेडिटर्स और मेंबर्स की मीटिंग के लिए, तो कंपनी करेगी, नोटिस सेंड करेगी। जो सारा स्टेप चल रहा है, पहला स्टेप 1 एप्लीकेशन गया, स्टेप 2 एप्लीकेशन साथ ये चीज गई, स्टेप 3 ट्राइब्यूनल बोला कि नोटिस दो मीटिंग के लिए क्रेडिटर्स और मेंबर्स को, स्टेप 4 कंपनी क्या करेगा, नोटिस भेजेगा किसको, क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, ईच क्लास डिवेंचर्स होल्डर्स को,
और सेक्रेटरल रेगुलेटर्स, जो आपके सेक्रेटरल रेगुलेटर्स है, मान लो आपके आरबीआई है तो आरबीआई, सेबी है तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज वाले, बीएससी एनएससी वाले भी आ जाएंगे। आपकी वाइंडिंग अप चल रही है तो लिक्विडेटर होगा आपका सेक्रेटरी रेगुलेटर, ठीक है। कंपटीशन, दो कंपनी के बीच में एमलगेमेशन हो रहा है तो सीसीआई कमेटी कंपटीशन कमेटी करके आ जाएगा यहाँ पे। तो अपना जो भी सिक्योरिटी रेगुलेटर्स है देख लो, अपने अंदर पहचान लो भैया मेरा सिक्योरिटी रेगुलेटर्स कौन कौन है। अगर आरबीआई भी है, सेबी भी है, स्टॉक एक्सचेंज है, तो सबको क्या करना है, एक नोटिस भेजना है। तो नोटिस लगभग हर क्लास ऑफ मेंबर्स को जाएगा, क्रेडिटर्स है, मेंबर्स है, डिवेंचर्स होल्डर्स है। सेकंड क्या है, आपके सिक्योरिटी रेगुलेटर्स को, सेक्रेटरल रेगुलेटर्स को जाएगा, लाइक सीजी हो गया, आरबीआई हो गया। आप खुद से देख लो कि आपका कौन कौन सा सिक्योरिटी रेगुलेटर्स आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। अब नोटिस के साथ, अब इनको भी नोटिस भेज रहे हो ना तो इनके साथ भी एनेक्सर जाएगा। सोचो बहुत बड़ा काम, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, 50 करोड़ तो बचा रहे हो लेकिन लगभग करोड़ का खर्चा तो यही लग जाएगा आपको, ठीक है। तो नोटिस और क्या क्या एनेक्सर जाएगा। अब ये नोटिस किसको जा रहा है, ये नोटिस इन लोगों को जा रहा है, ऊपर का नोटिस और ट्राइब्यूनल गया, इन लोगों को नोटिस जा रहा है तो इसके साथ भी एनेक्सर जाएगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5, have annexer including detail of compromise arrangement। क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्या अरेंजमेंट हो रहा है, आइडिया वोडाफोन हो रहा है, किस किस का नाम है, क्या है, शेयर्स की वैल्यू क्या है, एसेट्स कौन कौन जाएंगे, क्या कंपनी पूरी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगी, क्या हाफ होगा, क्या होगा, सारा डिटेल्स बताओ आप इसमें, ठीक है। वैल्यूएशन रिपोर्ट सेक्शन 247 में वैल्यूअर आएगा, वैल्यूअर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा। मान लो आइडिया और वोडाफोन का हो रहा था, आइडिया का एसेट मान लो 1000 करोड़ है, वोडाफोन का 5000 करोड़ है, तो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगा कि भैया स्कीम में कैसे कैसे वैल्यूएशन रिपोर्ट है। इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑन मेंबर्स केएमपी डायरेक्टर। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होने से मेंबर्स केएमपी डायरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोमोटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और अदर डिवेंचर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट ही बताना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था ना, दो कंपनी के बीच में एमलगेशन होता है तो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलता है उन केएमपी को, अगर उसका सेम पोस्ट उस सेम कंपनी में नहीं मिल रहा। मान लो कि आइडिया में, अगर वो आइडिया में मान लो वो आपको होल टाइम डायरेक्टर है और वोडाफोन के साथ अमलगेमेट हो रहा है, तो वोडाफोन में क्या वो होल टाइम डायरेक्टर था, नहीं था, तो उसको कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलता था अगर उसकी गलती कुछ नहीं होती थी तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इफेक्ट क्या क्या आएगा, मेंबर्स पे इफेक्ट क्या आएगा, मेंबर्स को कितने मेंबर शेयर्स को कितनी शेयर होल्डिंग मिलेगी नई कंपनी में, केएमपी का भाई कंपनसेशन, डायरेक्टर्स का क्या होगा, वहां पे डायरेक्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, प्रोमोटर के साथ क्या होगा, क्या इस आइडिया को बनाया प्रोमोटर क्या चला जाएगा यहाँ से, क्रेडिटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रेडिटर्स को पूरा वैल्यू मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो पूरा एनेक्सर जाएगा, इफेक्ट क्या बताना पड़ेगा आपको। और उसको एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे, प्लस थ्रू वेबसाइट ऑफ सेबी स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो भैया सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे डलवाओ कि हमारा कंपनी ऐसे ऐसे, इस कंपनी के साथ क्या होने जा रही है, एमलगेमेंट हो जा रही है, हमारे कंपनी का या तो कंप्रोमाइज होने वाला है, ऐसे ऐसे करके डलवाना पड़ेगा आपको। तो ये आपके साथ प्रॉपर 5 नंबर स्टेप किया। अब आपको एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और डालना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट में ये डालना पड़ेगा, जैसे मान लो आपने 1/4/2022 को एडवर्टाइजमेंट निकाला, ठीक है, और आपने लिखाया कि हाँ हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की कॉपीज आपको अवेलेबल करवाएंगे अपने रजिस्टर ऑफिस से फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आप 7 दिन के अंदर हमारे एडवर्टाइजमेंट देख के अगर आते हैं तो एक डेट लिखाएगा, एडवर्टाइजमेंट मस्ट इंक्लूड टाइम लिमिट, बोलेगा कि हाँ 20 दिन के अंदर आप आते हैं तो आपको हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का कॉपी भी प्रोवाइड करवाएंगे, आपको नहीं समझ आ रहा तो हमारे यहाँ का कॉपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर डेट भी जाएगा कि हाँ 7 दिन के अंदर आओ, 20 दिन के अंदर आओ, एक कॉपी भी तुम्हें देंगे हम, ठीक है। सेक्रेटरी रेगुलेटर्स जस्ट लाइक वो सेबी, आरबीआई, आईटीए, आरओसी, ये क्या करेगा, कैन मेक रिप्रेजेंटेशंस टू कंपनी, ये कंपनी को रिप्रेजेंटेशन देगा। जैसे मान लो आरओसी है, ये कंपनी को रिप्रेजेंटेशन देगा विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस। अगर जिस दिन आरओसी को नोटिस मिला ना उस दिन 30 दिन के अंदर अपना सुझाव देगा। कहते नहीं है जबरदस्ती का ज्ञान देना, वो ज्ञान आके देंगे, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा। आरओसी बोलेगा ठीक है एक कंपनी दूसरी कंपनी, तो एक कंपनी का रजिस्टर कंपनी से नाम हटाना पड़ेगा, तो अपना अपना सुझाव देगा जो भी रेगुलेटर्स है 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन देखो, जहां मैं क्वेश्चन बोलूंगा वहां पे कान खोलना सही से। अब यहां से क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है, देखा हूं क्वेश्चन तब बोलूंगा देखो ये स्पेशल केस, ठीक है। जहां पे 3 स्टार लगाऊं ना समझ जाओ कि क्वेश्चन, देखो इतना ज्ञान वाली बातें आपको शायद ही याद रहेगी, कुछ स्टेप्स भी आ गए दिमाग में तो बहुत अच्छा है, बट ये क्वेश्चन आने का चांसेस यहां से रहेंगे। ट्राइब्यूनल विल डिस्पेंस with calling the meeting of creditors if 90% या उससे ज्यादा value of creditors agree and confirm that compromise arrangement by affidavit। अगर सुनो 500 करोड़ क्रेडिटर्स ने कंपनी को दिया, कंपनी ने बोला भैया 450 करोड़ ले लो, तो एक कॉम्प्रोमाइज बना, एक अरेंजमेंट बना। अब इतना बड़ा स्टेप करने का कैसे, यहां लिखो, या देखो यहां पे बोला था आपको मीटिंग करवाना पड़ेगा,
अगर क्रेडिटर्स साथ आपको कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तब वो क्रेडिटर्स की मीटिंग करवानी पड़ेगी। जैसे मान लो 500 करोड़ को 450 करोड़, तो वही बोल रहा है आप क्रेडिटर्स की मीटिंग को डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं, मतलब नल कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब मीटिंग नहीं बैठा सकते। कब? अगर 90% क्रेडिटर्स इन वैल्यू, मतलब मान लो 500 करोड़ वाले क्रेडिटर्स थे, उसमें 450 करोड़ वाले क्रेडिटर्स ने बोल दिया कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 90% ऊपर क्रेडिटर ने बोल दिया कि यार मीटिंग मत रखो, हमें 450 करोड़ दो तो हम बांट लेंगे उसमें से, तो देन तुम मीटिंग को कैंसिल कर सकते हो, डिस्पेंस ऑफ कर सकते हो। ये याद रखना। 90% वैल्यू बोल रहा हूं, नंबर नहीं बोल रहा हूं। 90% वैल्यू इन क्रेडिटर्स अगर बोले कि हाँ ठीक है यार क्या मीटिंग रखाओगे, हम मान रहे हैं 450 करोड़ देना है ना, हम लेने को तैयार हैं, तो वो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट को ना मीटिंग का डिस्पेंस ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है। यहां से क्वेश्चन कहां से आएंगे वो मैं बताते रहूंगा। स्पेशल केस, ठीक है। वोटिंग एट द मीटिंग, वोट विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीव ऑफ नोटिस। अब जो भी नोटिस गया होगा क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, वहां से 1 महीने के अंदर है ना प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए 1 महीने के अंदर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्टेप टू स्टेप चल रहा है। पहले में ट्रिब्यूनल पास गया, फिर एफिडेविट गया, फिर एनेक्सर गया, सब कुछ चल रहा है। अब जो नोटिस गया था ना उसका होने वाला वोटिंग होने वाला है। अभी वोटिंग क्यों होने वाला है बता दूंगा अभी। तो वोटिंग विद इन 1 month, जिस दिन आपने नोटिस भेजा वहां से 1 महीने के अंदर अंदर, आप 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, जो भी है 1 महीने के अंदर अपना आपका क्या होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए। जो भी आप शेयर होल्डर्स को भेजे, क्रेडिटर्स भेजे, सबकी मीटिंग 1 महीने के अंदर होना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए। वोट कैसे आएगा, वो खुद भी आ सकते हैं या प्रॉक्सी भेज सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं या पोस्टल बैलेट। डब्बा होता है जैसे रोडीज में डब्बा में अंदर जाके पर्चा रख दिया हमने, वही पोस्टल बैलेट टाइप की वोटिंग होगी। ठीक है सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। So obligation to compromise arrangement can be made by person holding equal to 10% of shares or person holding outstanding debt of equal to more than 5% of total outstanding debt of latest audited financial statement। मतलब सर लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेट था हमारे कंपनी का 1000 करोड़ रुपया। 31 मार्च 2022 को था 1000 करोड़ रुपया। इसमें से कुछ कुछ क्रेडिटर्स ऐसे थे जिनके पास मान लो 100 करोड़ रुपया था कंपनी का, जो कि 10% होता है। इन्होंने बोला कि हम कंप्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं करने देंगे, आप 1000 करोड़ को 900 करोड़ देने वाले हम नहीं करने देंगे। तो भैया 10% मत समझो, 5% समझो, 50 करोड़ भी होंगे ना, तो ये कंप्रोमाइज अरेंजमेंट को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सर इस पे मॉक टेस्ट में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्सन कंप्रोमाइज अरेंजमेंट को कब ऑब्जेक्ट कर सकता है। उसके बाद डेट का वैल्यू आउटस्टैंडिंग डेट क्यूमुलेटिव। सर क्यूमुलेटिव मैंने बोला 2% बोला है, 1% नहीं बोला, 2% क्यूमुलेटिव वे में चल रहा हूँ। तो 2% या जो भी कितने नंबर पर्सन हो, कितने नंबर ऑफ पर्सन हो, अगर उनका डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल डेट होता है तो वो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट को रोक सकते हैं। शेयर होल्डिंग केस में 10% होता है। ठीक है, अब सर ये इंपॉर्टेंट है, ये वोटिंग क्यों करवाया जा रहा है, इसलिए करवाया जा रहा है। सर इसमें क्या है, ट्राइब्यूनल कैन ऑर्डर इफ सैंक्शन कंप्रोमाइज अरेंजमेंट इफ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स होल्डिंग 3/4 ऑफ वैल्यू। सर मतलब समझाओ, देखो कलर पेन चेंज किया जाए, सुनो, जैसे मान लो कंपनी ने सबको नोटिस दिया, इसमें से कितने लोग हाँ बोल सकते, मान लो कि मेंबर्स थे। ठीक है, तो मेजोरिटी बोल रहा है, मेजोरिटी ऑफ पर्संस। तो मेंबर मान लो हमारी कंपनी में 50 थे, तो 50 की मेजोरिटी क्या होगी, 26। पहला कंडीशन ये देखना है। ठीक है, और प्लस है इसके साथ क्या देखना है, क्या ये 26 लोगों ने 75% वैल्यू होल्ड कर रखा था, तभी ये ट्रिब्यूनल में ऑर्डर पास करेगा, सैंक्शन करेगा। तो सर 2 कंडीशन है, पहला आपको देखना है मेजोरिटी, जो कि मेजोरिटी आपको आता है 50% से ज्यादा, 50% इज नॉट मेजोरिटी। सेकेंड क्या देखना है, उन लोगों ने, जो मेजोरिटी वाले लोगों ने, क्या उन्होंने 75% वैल्यू होल्ड करके रखा है और वोट कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये हुआ तभी ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से आप दिमाग में बैठा लो। देखो इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड पढ़ता है लोग, तो लिमिटेड क्वेश्चंस भी चैप्टर से आते हैं। तो 3 ऊपर मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन यहां से आने के चांस, 10 नंबर मिल रहे हैं चैप्टर के, बस कान खोल के सुन लेना। ठीक है, अब पार्टिकुलर टू बी स्टेटेड इन ट्राइब्यूनल ऑर्डर। अब मान लो ट्राइब्यूनल ने बोल दिया हाँ ठीक है, ऑर्डर दे दिया, क्योंकि मान लो 50 लोग थे, 26 लोग ने हाँ बोल दिया, 26 लोग 75% से वोट 75% ज्यादा वैल्यू होल्ड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ट्राइब्यूनल ने हाँ बोल दिया। अब हाँ बोल दिया तो हाँ बोलते क्या होगा भैया, जो ऑप्शन होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टू एक्सेप्ट एरियर्स ऑफ डिविडेंड इन कैश और बाय वे इक्विटी शेयर्स। अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो जो प्रेफरेंस शेयर वाले
ट्रायबनल ने ऑर्डर दे दिया कंप्रोमाइज का, उस ऑर्डर में क्या क्या स्टेट होगा। अगर कुछ प्रेफरेंशियल होल्डर्स वाले हो तो आपको कोई एरिया ऑफ डिविडेंड है, पहले कोई डिविडेंड बचा है तो या तो तुम उसको कैश में ले लो या तुम इक्विटी शेयर्स में ले लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन हो रहा, प्रेफरेंस शेयर्स वाले का कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी में, या तो आइदर बोल लो कि डिविडेंड जो भी उसको कैश में लेके निपट लो। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स इंक्लूडिंग द वेरिएशन इन देयर राइट्स। अब मान लो किसी का भैया पहले एक शेयर्स का इक्वल टू एक वोट होता था, तो अब उसका मान लो वोटिंग राइट छीना जा रहा है मेंबर्स के लिए, या क्रेडिटर्स का डेट जबरदस्ती का मान लो ऑलरेडी जो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट था उससे भी कम किया जा रहा है, तो ट्रिब्यूनल उसको प्रोटेक्ट करेगा, बोलेगा नहीं जितना हमने आपसे एक्सेप्ट किया है, मेंबर्स ने वोटिंग किया है उतना कम ही हो सकता है, उससे ज्यादा आपको क्रेडिटर्स मेंबर्स आपको फुल राइट मिलेगा, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। ये पॉइंट हटा दो, ये पहले होता था, ठीक है। एग्जिट ऑफर टू ऑल डिसेंडिंग वोटर्स, इसको मैं बोलता हूं नाराज फूफा जी। अब इसमें से मान लो कि बहुत मेजोरिटी लोगों ने हाँ बोल दिया, अब डिसेंटिंग होते जो नाराज हो चुके होते हैं, अब उनके लिए ना एग्जिट ऑफर दो कि भैया कंपनी देखो वो नहीं आना चाहते, वो मान लो एमलगेमेशन के टाइम में ना वो कंपनी में नहीं आना चाहते हैं, ये एमलगेमेशन मोस्टली सारे पॉइंट्स एमलगेमेशन के लिए है, तो एमलगेमेशन टाइम में कंपनी में नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि मान लो कि आइडिया का वोडाफोन से, सुनो आइडिया का वोडाफोन से एमलगेमेशन हुआ, तो ये आइडिया वाले हैं ना कुछ शेयर्स थे 5%, ये नहीं आना चाहते हैं, तो वोडाफोन तुम इनको क्या करो, ऑप्शन दो कि भैया निकल लो, कोई बात नहीं, हम तुमको इतना ऑप्शन दे रहे हैं, हम तुम्हारे शेयर होल्डिंग खरीदने के लिए रेडी है। तो डिसेंटिंग होते जो नाराज शेयर होल्डर्स जो बहुत कम होते हैं वो इसमें नहीं आते। सर क्या नाराज शेयर होल्डर 50-60% हो सकते हैं? भैया 50-60% होंगे ही नहीं, क्योंकि फिर 50-60% होंगे तो मेजोरिटी होगा नहीं ऊपर, जो मैंने देखा था मेजोरिटी लोग हाँ करते हैं इसमें, और 35% वैल्यू होगा नहीं, सिर्फ नाराज शेयर होल्डर्स 5-10% ही होते हैं, जब 15-20% ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। अभी देखेंगे अभी आगे है इसका, ठीक है। बिफोर पासिंग ऑर्डर ट्राइब्यूनल मस्ट, अब ऑर्डर पास करते बस ऑर्डर ट्राइब्यूनल साइन मारने ही वाला था अपना, ये उसके मारने से पहले ट्राइब्यूनल चेक करेगा रिसीप्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर, किससे? ऑडिटर से सर्टिफिकेट रिसीव करेगा ट्राइब्यूनल, दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत हुई है कि नहीं हुई है। जो भी एमलगेमेशन हो रहा है, जो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्या इसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे नहीं हवा में बाकी की गई, नहीं, ऑडिटर सर्टिफिकेट लेंगे भैया 133 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपर फॉलो किया गया कि नहीं फॉलो किया गया है। और इन द केस ऑफ बाईबैक, ये बाईबैक के केस में सेक्शन 68 को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया है। तो ये दोनों चीज आपको देखना है ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करने से दिखेगा, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करने से यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है, याद रखना। देखो मैं आपको सब पूरा क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस करूंगा, कहां से क्या क्वेश्चन बनता है, बता दो कौन सा क्वेश्चन बनता है। ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास किया कंपनी को, मान लो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास किया 1/5/2022, कंपनी पास आ गया, कंपनी को 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करना है। मैं क्या बोला, कंपनी के लिए सारा मम्मी पापा सब आरओसी होता है, भैया आरओसी को 30 दिन के अंदर फाइल करो। जितने आपके पास ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया, ट्राइब्यूनल ने कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, वहां से आपको कंपनी को इंटीमेट किया, कंपनी आते आते 30 दिन के अंदर क्या करो, आरओसी को फाइल कर दो, ठीक है। केस लॉ नॉट सो इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, अब बोल रहा पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। सर देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आपको पावर ऑफ ट्राइब्यूनल बोलेगा ना और कंप्रोमाइज अरेंजमेंट का आपको वो थोड़ा हिंट देगा, आप पावर ऑफ ट्राइब्यूनल सुन के वो मत लिखे ना डाइस वाला डिस्कवरी इंस्पेक्शन, वो सब कॉपीज और नहीं लिखे आना। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल होगा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आएगा पावर ऑफ ट्राइब्यूनल और डाइस ये कंप्रोमाइज अरेंजमेंट का लिंक होगा, तो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट आ गया, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पावर ऑफ ट्राइब्यूनल है। सही, ऐसा भी एक सेम सेक्शन था 242, याद आ रहा होगा आपको, प्रिवेंशन ऑपरेशन, वहां भी पावर है। तो कहीं ना कहीं आपको जिस पावर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा ना, वही कहीं ना कहीं देखो बहुत कम चांसेस होते हैं पावर से क्वेश्चन आने के, बट कभी पूछ दिया ना तो आपको उस चैप्टर का लिंक देगा, किस चैप्टर में कौन सी ट्रिब्यूनल के पास कहां पावर है, ठीक है। आफ्टर पासिंग ऑर्डर, अब पावर क्या है, ऑर्डर पास करने के बाद ट्राइब्यूनल कैन सुपरवाइज, भैया ट्राइब्यूनल ऊपर से कठपुतली बना के आप कंपनी को सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट, कैसे करना है ये सब ट्राइब्यूनल बताएगा। तुमने डील कर लिया, लेकिन इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो ट्राइब्यूनल बताएगा आपको, ठीक है। सेकंड क्या है, गिव डायरेक्शंस और मेक मॉडिफिकेशन, हो सके टाइम टू टाइम मान लो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं चल रहा है तो उसको टाइम टू टाइम ट्राइब्यूनल उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे मान लो 1000 करोड़ की बात हुई थी, 950 करोड़ में डील हो गया डन, बट ट्राइब्यूनल चाहे उसको आगे आके 930 करोड़ या 970 करोड़ मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल कहीं ना कहीं पावर है कि उसको असिस्टेंस देने का, मॉडिफिकेशन करने का। और तुमने नहीं माना बात, तुमने कंप्रोमाइज अरेंजमेंट सही से नहीं किया, तो मेकिंग एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग ऑफ इट इज सेटिस्फाइड दैट कंप्रोमाइज अरेंजमेंट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। भैया 1000 करोड़ की बात हुई थी, तुम इसको 950 करोड़ में डील डन हुआ था, तुम इसको 100 करोड़ देके खुश हो रहे हो, 950 करोड़ 850 करोड़ और देना तुम्हें उसे, तो कहीं ना कहीं ट्राइब्यूनल बोलेगा यार इसने मैंने ना और मेरा ना डिसीजन का, कहीं ना कहीं ट्राइब्यूनल ने तो ऑर्डर दिया था, इसने मेरे डिसीजन का ना डिसओबे किया है। तो ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा, देखो यहाँ वर्डिंग सुना, इफ compromise arrangement cannot be implemented properly and company is unable to repay its debt,
देन ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप ऑर्डर भी दे सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था दिसंबर 21 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखो हिट करता ही है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। देखो डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, क्या ट्राइब्यूनल आपको वाइंडिंग ऑर्डर दे सकता है? यस, अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर को सही से नहीं किया गया तो भैया ट्राइब्यूनल वाइंडिंग ऑर्डर दे देगा। अब मर्जर एंड एमलगमेशन, सर चैप्टर का नाम ही क्या था? सुनो, कॉम्प्रोमाइज तो हमने देख लिया, बहुत जगह इसमें एमलगमेशन भी आया था, कॉम्प्रोमाइज भी हमने देख लिया। अब पढ़ना हमें एमलगमेशन, मर्जर एंड एमलगमेशन। जानते ही हो, एक कंपनी दूसरी कंपनी से मिल गई, दो जिसमें एक जान एमलगमेट हो गई, बस उसी टाइप का है। यहाँ पे क्या प्रोसीजर, लगभग सेम प्रोसीजर्स, ठीक है। सुनो, व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ compromise and arrangement is filed under section 230 and it showed that tribunal that compromise element was proposed in connection with merger and amalgamation of two or more company। arrangement दिया गया, ठीक है। compromise तो नहीं हो रहा है अभी, arrangement हो रहा है। arrangement क्या हो रहा है? दो कंपनी के बीच में amalgamation हो रहा है, दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनने जा रही है। तो ये arrangement एक एग्रीमेंट किया, किसको गया? ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंपनी, मतलब तीन कंपनी मिलके एक कंपनी बनने वाली है, इसको एमलगमेशन कहते हैं। या स्कीम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो भी स्कीम एंड स्कीम इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ होल प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रॉपर्टी लायबिलिटी, इन दोनों का प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर इसके पास आने वाला है। तो कोई भी ऐसा स्कीम जहां पे दो चीज मिलकर एक बनने वाली है, दैट मींस नोन एज एमलगमेशन, उसके लिए इसमें डील करना है। तो 230 में एप्लीकेशन 230 में ही जा रहा है, इसके आगे प्रोसेस 232 में अलग से लिखा गया है। तो 230 में हमने देखा कंप्रोमाइज का एप्लीकेशन कैसे जाएगा, क्या नहीं जाएगा। 75 मेजोरिटी लोग 75% वैल्यू होल्ड करेंगे तभी ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। 231 में पावर्स देख लिया, 232 में प्रॉपर हमें एमलगमेशन देखना है। सुनो, देखो, द ट्राइब्यूनल शैल ऑर्डर ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स एंड द प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस एंड वोटिंग आर द सेम। वही चीज है, आपने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, ट्राइब्यूनल पास नोटिस भेजा, एप्लीकेशन भेजा, ट्राइब्यूनल ने बोल दिया भैया पहले क्या कराओ, पहले क्रेडिटर्स और मेंबर्स का मीटिंग कराओ। तो सेम वही है, पहले बोलो कि भैया क्रेडिटर्स मेंबर्स को नोटिस दो, नोटिस में वही से होगा, प्रॉपर ड्राफ्ट जाएगा, क्यों आप एमलगमेट करने वाले हो, सेम चीज है। देखो, merging companies and demerging companies must calculate following information for the meeting। draft of proposed term of scheme, क्या इस स्कीम में ड्राफ्ट है? आइडिया वोडाफोन के साथ मर्ज होने वाली है, आइडिया के एसेट्स मर्ज होने वाले, प्रॉपर्टी मर्ज होने वाली, लायबिलिटी कोई और लेने वाली है। तो पूरा जो प्रपोज स्कीम है ना, उसका ड्राफ्ट जाना चाहिए किसके पास? मीटिंग वाले जो बैठे हुए हैं क्रेडिटर्स या जो भी मेंबर्स है उनके पास जाएगा ये, ठीक है। मस्ट सर्कुलेट, मस्ट लिखा है, ठीक है, मस्ट सर्कुलेट, ठीक है। कंफर्मेशन दैट, हाँ, आप अपने जो ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट मान लो 50 पेज का ड्राफ्ट बना है, इसको क्या आपने आरओसी को फाइल कर दिया? तो पहले ड्राफ्ट को आरओसी को फाइल करना है आपको। तो ठीक है, कंफर्मेशन, आरओसी ने हाँ बोल दिया तो कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन दैट ड्राफ्ट स्कीम वाज फाइल्ड विद आवर रजिस्ट्रार, दैट इज नोन एज आरओसी, ठीक है। फिर आएगा डायरेक्टर रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इफेक्ट ऑफ मर्जर एक्विजिशन ऑन शेयर होल्डिंग। सिंपल, वहां पे कॉम्प्रोमाइज का इफेक्ट दिखाना था, यहाँ पे मर्जर एक्विजिशन का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर्स पे, केएमपी पे, क्या केएमपी उसी कंपनी में जाएंगे नहीं जाएंगे, प्रमोटर्स है, सेम यही है, इफेक्ट है। इफेक्ट है, देखो याद सिंपल, वर्ड याद आएगा, इफेक्ट ना तो आपको याद हिट कर जाएगा इफेक्ट। आरओसी को फाइलिंग आपको हिट कर जाएगा, आरओसी को फाइलिंग करना है। ड्राफ्ट मतलब क्या क्या ड्राफ्ट है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, पूरा चीज बताना होगा। लास्ट में चौथा पॉइंट क्या, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, एक्सचेंज रेशियो क्या है, 2:1, जैसे हमने आपने पढ़ा था वहां पे, अपने एसएफएम में पढ़ा होगा कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से मिलने वाली तो 2:1 स्वैप रेशियो होता था, 1:2 0.5। तो ऐसे करके क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट, एक्सचेंज रेशियो क्या बना है, तो ये वैल्यू वर्ड बताएगा आपको 247 वाला, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री अकाउंट ट्रीटमेंट इफ लास्ट अकाउंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल डेट एंडेड मोर देन 6 मंथ बिफोर फर्स्ट मीटिंग, बता देता हूं। फर्स्ट मीटिंग मान लो आपकी हो रही है 1 जून, सुनो, सप्लीमेंट्री अकाउंट ट्रीटमेंट इफ लास्ट अकाउंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर दैट एंडेड मोर देन 6 मंथ्स बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। मान लो फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई है 1 दिसंबर, ठीक है। यहां से 6 मंथ्स क्या होगा सर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मान लो जून। तो इससे पुरानी वाली 1 जून से पुरानी वाली जो लास्ट एस्टिमेट है वो आपको फाइल करना पड़ेगा, जो 6 मंथ्स पुरानी है। तो हाँ ठीक है ना, 31 मार्च वाली हमारी सबसे पुरानी हुई, 6 मंथ से ज्यादा हुई, तो लेटेस्ट वही है फाइनेंस स्टेटमेंट, वो हमें फाइल करना पड़ेगा। सर 1 जून होता है, 1 जून से पुराना 6 मंथ्स क्या होता है सर, मान लो जनवरी होता, तो भैया जनवरी से ये लेटेस्ट वाला नहीं फाइल करना, फिर जनवरी लास्ट वाला ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, सेकंड इसको रिलीज किया जाए तो 6 मंथ जिस दिन आपकी पहली मीटिंग हुई ना बिफोर फर्स्ट मीटिंग, जो आपकी 6 मंथ ज्यादा 6 मंथ से ऊपर जो आपका लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहा है ना, वो आपको फाइल करना है, लेस देन 6 मंथ्स वाला नहीं करना है, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं क्लियरली बताऊं, अगर इस क्वेश्चन में दम नहीं है,
सर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस मेरे को लगते हैं 0 है। क्यों है? तो है सर, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे मैं ये बताऊँ। देखो अगर इतना बड़ा लॉ खुद से पढ़ने बैठो तो अगर एनालिसिस के बिना पढ़ो बैठ के, बहुत बहुत डीप कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ट्राइब्यूनल ऑर्डर मस्ट प्रोवाइड। अब ट्राइब्यूनल ऑर्डर में क्या होगा? डेट ऑफ ट्रांसफर भैया 2/4/2022 से, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सारे ट्रांसफर, एमओए जो भी आपके बिल्स पेबल सब ट्रांसफर वाले। ट्रांसफर लीगल प्रोसीडिंग्स भैया, ट्रांसफर कंपनी में कोई केस चल रहा होगा, जो भी लीगल प्रोसीडिंग चल रहे वो ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसफर ही में। डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी विदाउट वाइंडिंग अप। ट्रांसफर कंपनी भैया खत्म हो जाएगी, क्योंकि मान लो आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो रही, मान लो आइडिया वोडाफोन से मर्ज हो गई तो आइडिया डिसोल्यूट हो जाएगी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ डिसेंटिंग शोल्डर, सिंपल सी बात है, फूफा जी नाराज है, 5% लोग नाराज होंगे, 10% लोग नाराज होंगे, तो उनके लिए क्या प्रोविजन बना हुआ है? एग्जिट ऑप्शन क्या है उनके लिए? ट्रांसफर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय कैसे ट्रांसफर होंगे? क्या इस कंपनी में इस कंपनी में जाएंगे या क्या इस कंपनी में सिंपल सेम पोस्ट मिलेगा वहां पे? फीस ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, सर मान लो आपने एक कंपनी आइडिया थी, इसकी 10 करोड़ ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, इसकी फीस थी 10,000 रुपए, और दूसरी कंपनी वोडाफोन थी, इसकी 20 करोड़ ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसकी फीस थी 20,000 रुपए। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाली है, तो मिलके क्या हो जाएगी? 30 करोड़ रुपया। 10 करोड़ पे 10,000 ऑथराइज फीस, 20 करोड़ पे 20,000 ऑथराइज फीस। अब दोनों अमेलमेंट हो गए, हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी? 30 करोड़। तो यहाँ पे 10,000 फीस पे किया है, 20,000 फीस किया। अब 30 करोड़ होते 30,000 फीस पे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो फीस का झंझट नहीं है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल लिखेगा कि फीस का कोई झंझट नहीं है। लिस्टेड कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी है, मान लो आइडिया लिस्टेड कंपनी थी, वो अनलिस्टेड ट्रांसफर होने वाली, तो इसके क्या प्रोविजन होंगे वो ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर में लिख के देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंपल यहाँ पे ट्राइब्यूनल फिर ऑर्डर पास करेगा कंपनी को, कंपनी आरओसी को फाइल करेगी, फाइनली प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर, ठीक है, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। कंपनीज filed a statement certified by practicing chartered accountant, practicing company secretary, practicing whether scheme is being complied with until completion of scheme। तो statement certified फाइल करेंगे कि हाँ भैया स्कीम हमारा सारा complied हो रहा है, until completion of such scheme ROC को फाइल करना होगा। तो practicing chartered accountant, practicing company secretary एक statement फाइल करेगी, भैया कंपनी को जो भी ऑर्डर आया था कंपनी ने सब कुछ प्रॉपर्ली कंप्लाई किया, ठीक है। तो जब कंप्लीशन हो जाएगा भैया तो ROC के पास फाइल हो जाएगा, ठीक है। देखो वही मैं समझाया था, कंपनी का ए लिमिटेड उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ था, उसने 10,000 फीस पे किया। बी लिमिटेड उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 20 करोड़ था, उसने 20,000 फीस पे किया। तो अब दोनों का एमलगमेंट हो रहा है, तो एमलगमेंट होकर कहीं कहीं 30 करोड़ हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो क्या फिर से 10,000 और पे करना पड़ेगा, मतलब 30,000, क्योंकि 20,000 तो उसने पे किया। अब ये बची तो सिर्फ बी कंपनी ना, सिर्फ बी कंपनी बची, तो क्या बी कंपनी का 30 करोड़ हो गया तो 10,000 और पे करना पड़ेगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 10 पे कर दिया तो वो पे होगा। कंपनीज एंड ऑफिशियल डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट हो, मान लो आपने नहीं माना है एमलगमेशन को, ट्राइब्यूनल ऑर्डर को, नहीं कुछ पे ना कुछ उल्लंघन कर दिया, तो भैया 20,000 की पेनल्टी लगेगी, फर्दर 1,000 रुपये पर डे लगेगा, और कंपनी को मैक्सिमम 3 लाख की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। चलो आज टॉपिक है, खत्म करते हैं इसको। सर मर्जर एंड एप्लीकेशन अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज, सर ये कौन सा मर्जर? अभी तो हमने देखा होगा मर्जर एंड अमलगमेशन, सर ये एक ऑप्शनल है। सर एग्जाम में आने वाला चौथा क्वेश्चन है सर, क्या सर ये ऑप्शनल है, इसको कहते हैं सर फास्ट ट्रैक मर्जर। कहने को तो फास्ट ट्रैक मर्जर है, बट है थोड़ा लंबा प्रोसेस। बट यहाँ पे बस एक ही चीज है, डायरेक्ट आपको ट्राइब्यूनल पास नहीं जाना पड़ेगा, बस एक चीज अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि ट्राइब्यूनल एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, डायरेक्ट आप वहां नहीं जा रहे हो। सर क्या ये ऑप्शनल है? यस, मतलब 233 इज एन ऑप्शनल स्कीम। यस, अगर नहीं लेना चाहते तो 232 पे जाओ, मतलब 233 इज मैंडेटरी नहीं है। सर किसके किसके लिए? सर 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज, ठीक है, ये एंड ये दोनों क्या है? स्मॉल कंपनीज है। इन दोनों के बीच में एमलगमेशन हो रहा है, तब के लिए स्कीम है, ठीक है। सर होल्डिंग एंड होल्ली ओन, ठीक है, यहां लिख लो होल्ली ओन सब्सिडरी, होल्ली ओन सब्सिडरी। सर कोई होल्ली ओन सब्सिडरी को अमेलगमेट करना चाहती है, मतलब सर ये कंपनी इस कंपनी का 100% शेयर्स एक्वायर कर रही है, तो ये क्या हो गई? ये होल्डिंग हो गई, ये होल्ली ओन सब्सिडरी हो गई। अगर ये इसको पूरा अमेलगमेट करना चाहती है तो ये स्कीम इसके लिए, और अदर प्रिस्क्राइब कंपनी भी प्रिस्क्राइब होगा तो देखेंगे। तो नॉर्मली समझो 2 लोग के लिए, स्मॉल कंपनीज, 2 स्मॉल कंपनी, यानी कि एक नॉर्मल कंपनी के स्मॉल नहीं, दोनों स्मॉल कंपनीज, और होल्डिंग कंपनी एंड होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी। क्या मान लो स्मॉल कंपनीज नहीं आना चाहती 233 में, मत आओ, कोई बात नहीं, 232 में जाओ। तो 233 इज एन ऑप्शनल स्कीम। सर बाहर बोल रहा हूँ, 233 इज एन ऑप्शनल स्कीम, ठीक है। सर यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की स्टडी देखना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं प्रपोज स्कीम। सेम वही एमलगमेशन वाला क्या करते हैं, एक प्रपोज स्कीम हम प्रिपेयर करते हैं
एंड सेंड नोटिस ऑफ प्रपोज स्कीम एंड इनवाइट ऑब्जेक्शंस। कुछ ऑब्जेक्शंस है, कुछ आपको लग रहा है कि उस पर नीचे ठीक ठाक होना था, विद इन 13 डेज आप कर सकते हो ऑब्जेक्शन। पहले किसको भेजना, सुनो, वहां पे किसको भेजते थे, वहां पे डायरेक्ट ट्राइब्यूनल को भेजते थे, ट्रिब्यूनल बोलो, ट्राइब्यूनल बोलो, उसको भेजते थे। यहाँ पे किसको भेजना, यहाँ पे ट्राइब्यूनल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आरओसी या मान लो ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, जैसा आपका केस है। तो नॉर्मल यहाँ पे क्या करना, आपको जो प्रपोज स्कीम है ना अमेलगमेशन वाला, वो आपको भेजना अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, आरओसी के पास भेजना। यहाँ पे ट्राइब्यूनल नहीं आएगा, और वे बोलना कि हम 30 दिन इंतजार करेंगे, आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता सकते हैं। आरओसी कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आरओसी बताएगा उस कंपनी को, दो कंपनी जो अमेलगमेट हो जा रही है एज फास्ट ट्रैक मर्जर। ठीक है, तो कंसिडर ऑब्जेक्शन एंड सजेशन एट जनरल मीटिंग। जो भी इसने आरओसी ने बोला यार नहीं ये 100 करोड़ की लायबिलिटी को मत ऐसे करो, ये लायबिलिटी हिल जाएगी ऐसे वैसे, जो भी आरओसी ने सजेशन दिया या बोलो अभी मत करो बाद में करना, अभी कंपनी का ये पीक चल रहा है, एक कंपनी बहुत अच्छा करी दूसरी कंपनी बहुत खराब चल रही है, 6 महीने रुक जाते हैं। तो जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन आया जनरल मीटिंग में उसको कंपनी कंसिडर करेगी, जो आरओसी का सजेशन या जो भी आया। स्कीम मस्ट बी अप्रूव बाय, देखो वहां पे स्कीम कैसे अप्रूव होता था, वहां पे होता था मेजोरिटी प्लस 75% होल्डिंग। सर यहाँ पे फास्टैग है तो कहीं ना कहीं ट्रायल में पास नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा स्कीम को मैंडेट कराना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं, मेंबर्स होल्डिंग 90% या उससे ज्यादा टोटल शेयर्स। कहीं ना कहीं फास्टैग जा रहे हो, ट्रैवल बीच में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी नहीं आ रहा है, ट्रैवल एक बड़ी बॉडी है वो नहीं आ रही है, तो कंट्रोलिंग के लिए भैया 90% लोग का हाँ होल के जाना पड़ेगा। वहां पे कितना था, मेजोरिटी प्लस 75% इन वैल्यू। फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, भैया तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो, आरओसी को फाइल करो। ठीक है, कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स बाय गिविंग 21 डेज नोटिस का मीटिंग क्रेडिटर्स हुए, मान लो आज 31 अक्टूबर को मीटिंग है तो 21 दिन पहले तक नोटिस दे दो क्रेडिटर्स को कि हाँ मीटिंग होने वाला है। स्कीम मस्ट बी अप्रूव बाय क्रेडिटर्स इन मेजोरिटी 50%। अब देखो क्रेडिटर्स 50% वाले मतलब मेजोरिटी वाले प्लस 90% वैल्यू वाले ही अप्रूव कर पाएंगे। तो क्रेडिटर्स के लिए लिमिट अलग है, मेंबर्स के लिए लिमिट अलग है। मेंबर्स बस बोल दिया इसमें कि 90% मेंबर्स अप्रूव कर सकते हैं, और क्रेडिटर्स के लिए बोल दिया गया क्रेडिटर्स मेजोरिटी वाले, सिंपल पीछे वाला, और 90% वोटिंग वाले। तो 90% वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ भी है, 90% वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ भी है, बट यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे मेजोरिटी सेम पीछे वाला है। अब ट्रांसफरी कंपनी, सर वो इज ट्रांसफरी कंपनी, सपोज एग्जाम्पल आइडिया वोडाफोन। आइडिया हो गई डिसॉल्व, अमेलमेंट हो गई वोडाफोन में, तो वोडाफोन हमारी क्या बन गई, ट्रांसफरी कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी बोलते हैं, जो खत्म नहीं हुई। आइडिया क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आइडिया हो गई ट्रांसफर कंपनी, जो ट्रांसफरी कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो भी खत्म नहीं हुई है उसको अप्रूव स्कीम, जो अप्रूव हुआ होगा मेंबर्स द्वारा क्रेडिटर्स द्वारा, उसको सीजी, आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर को फाइल करना है। अब मान लो आपने फाइल किया, यहां फिर आरओसी क्या कर सकता है, फाइल करने के बाद भी आप पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है। सुनो, आरओसी पास दो जगह था, एक तो आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कोई ऑब्जेक्शन हो 30 दिन में बताओ, और आपने फाइल कर दिया जब आरओसी और इसको सीजी को, तो आरओसी बाद में जाके आप पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो सेल कम्युनिकेट ऑब्जेक्शंस टू सीजी विद इन 30 डेज। जिस दिन आपसे आरओसी को फाइल किया होगा वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी जा रहा है सीजी के पास, वहां पे ऑब्जेक्शन रिकमेंडेशन डायरेक्ट आरओसी जा रहा था कंपनी के पास, यहां पे फाइल होने के बाद आरओसी जा रहा है किसके पास, सीजी के पास। ठीक है, अब सीजी क्या कर सकता है, सीजी थिंक्स दैट स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। भैया पता चल रहा है कि एक कंपनी ड्रग्स बेच रही है, एक कंपनी गांजा बेच रही है, कुछ कुछ बेच रही है, दोनों कंपनी का अमेलगमेशन होने वाला है, भैया बहुत खत्म कंपनी है। ठीक है, दो स्मॉल कंपनी का ऐसा होने वाला, नहीं करेंगे भैया। तो देन सीजी क्या कर सकती है, भैया मना कर सकती है। या सीजी क्या कर सकती है, सुनो, फाइल एप्लीकेशन विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ स्कीम, ट्राइब्यूनल को बोल सकती है। ट्राइब्यूनल बोलेगा भाई एक काम करो, 233 मत आओ, तुम 232 में आओ जो मेरे पास आते थे, आओ पापा से मिल के जाओ। ठीक है, तो देखो पूरा स्टेप समझाता हूं अच्छे से। कंपनी गई, फास्टैग मर्जर है, फास्टैग में दो ही लोग जा सकते हैं, दो स्मॉल कंपनी या एक स्मॉल कंपनी होल्डिंग सब्सिडी कंपनी, दोनों का मिलन हो रहा है। तो किसके पास जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट ट्राइब्यूनल नहीं जाते, यहाँ डायरेक्ट जाएंगे किसके पास, आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर, और बोलेंगे हम 30 दिन इंतजार करेंगे, आपका कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन तो बताइए। तो यहाँ पे आरओसी कंपनी को बताती है। ठीक है, वो हो गया। फिर ये आरओसी ने बोल दिया ठीक है सब कुछ हो गया, फिर एक मीटिंग जाएगा जिसमें मेंबर्स और क्रेडिटर्स, मेंबर्स में याद रखना स्कीम अप्रूव करेंगे 90% वैल्यू वाले, और क्रेडिटर्स में मेजोरिटी प्लस 90% वैल्यू वाले। अब स्कीम अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, स्कीम गया किसको, आरओसी के पास। अब आरओसी को लगा नहीं कुछ गड़बड़ लगा मेरे को, बाद में आरओसी बोला नहीं गड़बड़ लगा, तो आरओसी कम्युनिकेट करेगा सीजी को 30 दिन के अंदर, एंड देन सीजी कम्युनिकेट करेगा किसको, ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल बोलेगा भैया तुम्हारे लिए 233 बना ही नहीं है, तुम फास्टैग में नहीं जा पाओगे, तुम 232 में आओ, पापा से मिल के जाओ, ट्राइब्यूनल में आओ। जो यहाँ पे हम ट्राइब्यूनल को ऑर्डर देते हैं, फिर ट्राइब्यूनल क्या करता है, चेक करता है। बट मान लो कि कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आया,
इफ डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन और डज नॉट कम्युनिकेट कुछ भी, तो सीजी क्या कर सकती है, उसको रजिस्टर कर सकती है, बोलेगा यस आज से तुम्हारा क्या हो गया, डन, फास्ट ट्रैक मर्जर डन। when scheme is registered the transfer company कौन, मान लो आइडिया जो बंद हो चुकी है, मतलब जो एमेलमेंट हो गई है वोडाफोन में, इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व, वो हो जाएगी डिसॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप, क्योंकि वाइंडिंग अप करेंगे भैया दाग लग जाएगा, ठीक है। तो डिसॉल्व कर दिया प्यार से, एसेट्स वो सब तो चली गए हैं, प्यार से डिसॉल्व करके, जैसे पार्टनरशिप में डिसॉल्यूशन पढ़ते थे ना, सेम इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, वाइंडिंग अप नहीं होगा। अब बोला इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रॉपर्टी, प्रोसीडिंग्स, लायबिलिटी, चार्जेस, ईटीसी फ्रॉम ट्रांसफर टू ट्रांसफर कंपनी, भैया आइडिया से सब ट्रांसफर होकर चल जाएगा वोडाफोन के पास, जो भी इसके प्रॉपर्टी होंगे, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, जो भी लायबिलिटी होगा, जो भी चार्जेस होगा, चार्जेस जो भी हाइपोथेकेशन लगा होगा, लोन चार्जेस जो भी किए होगा लोन लेके, सारे किसको हो जाएंगे, वोडाफोन पर चले जाएंगे। तो हमने पीछे देखो इफेक्ट सब कुछ सेम है, बस फास्ट ट्रैक में दो ही क्वेश्चन याद रखना, दो स्मॉल कंपनी जा सकती है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एंड होल्डी ओन जा सकती है, ये ऑप्शनल स्कीम है, कंपनी चाहे तो जा सकती है, नहीं तो 232 दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, ठीक है। और ट्रांसफरिंग कंपनी विल पे ऑफ ऑल डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स इफ इट इज प्रोवाइड फॉर द स्कीम। डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स कौन, वो नाराज फूफा जी, तो नाराज फूफा जी को ये वोडाफोन को है ना, मान लो आइडिया के 5% कोई नाराज फूफा जी होंगे जो नहीं चाहते स्कीम, तो वोडाफोन को इनको स्कीम देना पड़ेगा, भैया आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए में, आप भेज दो प्लीज, आगे इसका ही प्रोविजन है, ठीक है। Not so important, case flow is not so important, ठीक है। Two companies proposed scheme under section 233, it completed all formalities but in the meeting of creditors 6 creditor out of 9 holding 75% of value approved the scheme, 6 out of 9, तो मेजोरिटी तो ये पूरा हो गया, बट 75% ऑफ वैल्यू होल्ड था, भैया क्रेडिटर्स के केस में मैंने साफ पढ़ा था, देखो क्रेडिटर्स केस में क्या था, 90% ऑफ वैल्यू वाला था, तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन ही डील कर रहा हूँ, 75% है भैया, 90 नहीं हुआ, तो भैया 90 नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए 233 फास्ट ट्रैक मर्जर नहीं हो पाएगा, तो और फेलियर टू गेट अप्रूवल बाय मेजॉरिटी विद 90% वैल्यू, सेक्शन 233 कैन नॉट बी यूज अहेड, तो सर कुछ नहीं हो सकता, अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, 232 या 230 तो एनी टाइम ओपन है ना एमेलमेशन के लिए, ठीक है। 233 फास्ट ट्रैक कंपनीज कैन ऑप्ट फॉर 233 एंड 233, ठीक है। तो ये एक ऑप्शनल स्कीम होता है, फास्ट ट्रैक ऑप्शनल स्कीम है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कंपनी फास्ट ट्रैक में नहीं जा पाएगी क्या, कंपनी कभी नहीं जा पाएगी एमेलमेशन में, नहीं, 233 इज एन ऑप्शनल स्कीम, उसके आगे 230 एंड 232 खुला हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते सुनो 234, सर 234 क्या है, यहां पे सुनो क्या है, सुनो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट बाहर की कंपनी, ये हमारा जस्ट डायल एग्जाम्पल है, ठीक है, दिमाग मत लगाना। अब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बाहर की कंपनी जस्ट डायल के साथ अमलगमेट होना चाहती है प्यार से, मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ अमलगमेट होना चाहती है, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ अमलगमेट होना चाहती है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर, भैया बीच में एक बॉर्डर आ गया, इंडिया के बाहर जाके तुम किसी के साथ, जो ऊपर तुमने सब पढ़ा कि इंडिया इंडिया वाली, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा या मान लो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एग्जांपल सब चल रहा है, यहाँ पे पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट बाहर वाली इंडिया जस्ट डायल के साथ अमलगमेट होना चाहती है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। तो पहले किसके बीच होता है, ये फॉरेन कंपनी होता है, ठीक है। सुनो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सर, 242 का डेफिनेशन नहीं है इसका। फॉरेन कंपनी क्या होता है, कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, भैया बाहर कंपनी बनी, सबने याद है, बचपन पढ़ते थे, बचपन नहीं सॉरी 3 महीने पहले पढ़ते थे, दुबई में अल हबीबी, ठीक है, अल हबीबी दुबई में कंपनी है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो या ना हो, तो ये फॉरेन कंपनी रहेगी। तो सिंपल फॉरेन कंपनी यहां पे क्या है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। सर वहां पे क्या था इनकॉर्पोरेट आउटसाइड 242 क्लॉज 42 में, सर वहां पे था फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विद एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है भैया, सिंपल फॉरेन कंपनी बनी है, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो फॉरेन कंपनी, उसका इंडिया में प्लेस है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बाहर बनी है भैया फॉरेन कंपनी। अब यहाँ पे याद रखना फॉरेन कंपनी का जो क्वेश्चन आएगा ना, मतलब एमलगमेशन रिलेटिंग टू द फॉरेन कंपनी, वहां पे आपका ये की पॉइंट्स आएगा। यहां पे आ जाता है एक बड़ा बॉडी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, लिख लेना फॉरेन करेंसी, इसलिए आरबीआई आता है यहाँ पे। तो याद रखना दो कंपनी जो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस वाली है, एक फॉरेन में एक इंडियन में, तो आरबीआई का आना ही आना है बीच में भाई, आरबीआई आएगा ही आएगा। तो आपकी की पॉइंट्स में आपको आरबीआई आएगा ना सर, 1 नंबर तो आपको आरबीआई लिखने का मिल जाएगा,
ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ेगा भैया, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। सब पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स, कैसे कंसिडरेशन मिलेगा, मान लो बाहर वाले शेयर होल्डर्स उनको कंसिडरेशन कैसे मिलेगा, कैश में दे दो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे दो, ग्लोबली तो जीडीआर दे दो, अमेरिकन वाला है तो एडीआर दे दो, या बोथ दे सकते हो, मिला के जैसे चाहे दे सकते हो। तो एक पेमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, एक आपको आरबीआई अप्रूवल आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है किसका अप्रूवल लेना पड़ता है इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस केस में, आरबीआई, सीजी, ट्राइब्यूनल, आपको याद आना चाहिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं फॉरेन फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आरबीआई बीच में इंटर करने वाली है, दो कंट्री के बीच में आरबीआई इंटर करती है व्हेन फॉरेन कंपनी मर्ज विद इंडियन कंपनी, ठीक है, जब फॉरेन कंपनी मर्ज हो रही है इंडियन कंपनी, जहां पे हम एग्जांपल देखा माइक्रोसॉफ्ट मर्ज हो रही है जस्ट डायल के साथ। बट सर क्या जब इंडियन कंपनी मर्ज हो जाए फॉरेन कंपनी के साथ, मतलब जस्ट डायल जाके मर्ज हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो सर तब क्या होगा, तो सेक्शन 232 सेक्शन 232 तो कंप्लाई करना पड़ेगा। सर यहां भी वो कंप्लाई करना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 230 तो कंप्लाइन करना पड़ेगा आपको, 232 कंप्लाइन करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, सब कुछ देने पड़ेंगे, प्रॉपर आपको क्या ट्रैवलर को वो भी देना पड़ेगा। बट यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा आता है, सर ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है आरबीआई अप्रूवल। और कैश कैसे जाएगा, पेमेंट कैसे जाएगा, परचेस कंसिडरेशन कैसे जाएगा, बाय कैश भी दे सकते हो, बाय डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और बोथ। सर लेकिन जब इंडियन का फॉरेन साथ होता है ना, यहाँ पे ना पेमेंट का कोई नहीं बताया हुआ है, पेमेंट कैसे होगा, तो ये एम्बिग्यूटी है, पेमेंट कैसे होगा। बट ये बस इतना याद रख लो, सेक्शन 232 टू 232 अप्लाई करना पड़ेगा, आरबीआई अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, बस पेमेंट का नहीं बताया। जब इंडियन बाहर जाके मर्ज करती है, मतलब जस्ट डायल माइक्रोसॉफ्ट से मर्ज करे तो उसका पेमेंट कैसे जाएगा, कैश जाएगा, जीडीआर जाएगा, तो कहने को यही सेम ही जाता है, ठीक है। बट इसके बारे में एम्बिग्यूटी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं, सेकंड पार्ट में इसको खत्म कर लेंगे, छोटे सेक्शंस लास्ट में। चलो ऑल द बेस्ट।